अच्छा, अगर आप गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप कार लोन के बारे में भी सोचेंगे, और आज की वीडियो उसी के ऊपर है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एसबीआई के कार लोन के क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्या एक्स्ट्रा फीस आपको देनी पड़ती है, ताकि आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाए और फिर इन द एंड ऑफ द वीडियो आप अच्छे तरह से फैसला ले सके कि आपको कार लोन के लिए जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर हम बात करें कार लोन की ना, तो ये बैंक के लिए एक सिक्योर्ड एसेट होता है। माने आप कोई चीज अपनी गिरवी रखते हैं, उसके बदले में बैंक आपको पैसा दे देता है। इस केस में आपने अपनी गाड़ी की जो सिक्योरिटी है वो बैंक को दी है, मतलब आपने ये कहा है कि इसका असली ओनर बैंक रहेगा, मैं तो सिर्फ चलाऊंगा गाड़ी को। इसे कहते हैं सिक्योर लोन देना। अब इस केस में क्या होता है कि आपको हर महीने कुछ ईएमआई का पेमेंट करना पड़ता है बैंक को, और बैंक अपने प्रिंसिपल के साथ आपसे इंटरेस्ट भी वसूलता है। भाई बैंक सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से कमाता है? बैंक आपको जो लोन देता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, उससे कमाता है। अब फर्ज करो कि आपके पास पैसे हो गए खत्म, आप बैंक को पैसा नहीं दे पा रहे, अब क्या होगा? क्या बैंक दिवालिया हो जाएगा? नहीं। अब क्योंकि आपने एज अ सिक्योर लोन लिया है, और सिक्योरिटी क्या है बैंक के पास? आपकी गाड़ी। तो आपकी गाड़ी को उठाएगा, उसे सेकंड हैंड मार्केट में बेचेगा और अपने पैसे की भरपाई करने की कोशिश करेगा जितनी ज्यादा हो पाए। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं हाइपोथिकेशन। मतलब बैंक ने हाइपोथिकेट करके आपकी गाड़ी को पैसा निकलवाया। इसके साथ ही अगर ये सेम चीज आपके होम लोन के साथ हो जाती है, मतलब आप अपने होम लोन की कोई किस्त में डिफॉल्ट करते हैं या होम लोन का अमाउंट भरने में आप डिफॉल्ट हो जाता है, तब क्या होगा? तब आपका सिक्योर एसेट उस केस में रहेगा आपका घर को नीलाम करके बैंक अपना पैसा निकलवाता है। और अगर आपका जो घर है वो बैंक नीलाम करता है तो उसको कहते हैं मॉर्गेज। ठीक है, बैंक ने मॉर्गेज करके आपके घर को अपना पैसा निकलवाया। ऐसे ही अगर गोल्ड में होता है, गोल्ड की अगर आप इंटरेस्ट नहीं दे पाते टाइमली, तो गोल्ड को बेचकर यानी कि प्लेज करके, बैंकिंग के टर्म में से प्लेजिंग कहते हैं, अपने पैसे की भरपाई करता है। बैंक कहीं ना कहीं से तो पैसा निकालेगा ही। इसके साथ ही जब आप कार लोन लेने जाते हैं ना, और आपको कार लोन मिल जाता है, जब गाड़ी आपके पास आती है और जब उसकी आरसी बन के आती है, तो आरसी को पलट के देखना, कभी उसके पीछे लिखा रहता है। क्या लिखा रहेगा उसके पीछे? हाइपोथिकेटेड टू XYZ बैंक। मतलब जिस भी बैंक से आपने लोन लिया होगा वो असली हकदार होगा उस गाड़ी का, आप नहीं होंगे। तो हाइपोथिकेटेड टू SBI, क्योंकि हम SBI की बात कर रहे हैं आज, तो ये जरूर लिखा होगा आपकी आरसी के पीछे। अब जब आप पूरा पेमेंट कर देते हैं SBI को या जिस भी बैंक से आपने लोन लिया है, तब आपको एनओसी लेनी होती है बैंक से। वो एनओसी लेकर आपको जाना पड़ता है तहसील, और तब जाकर आपकी आरसी से ये हाइपोथिकेशन का जो मार्क है वो हटता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि अब बैंक आपकी गाड़ी का हकदार नहीं है, असली ओनर अब आप बन चुके हैं। अब बात करते हैं भाई असली मुद्दे की। देखो, यहाँ पर गाड़ी का जो प्राइस होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है एक्स शोरूम प्राइस और एक होता है ऑन रोड प्राइस। जो टीवी पे ऐड वगैरह आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 8 लाख, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 लाख, वो एक्स शोरूम प्राइस को दिखाया जाता है, ना कि ऑन रोड प्राइस। नीचे छोटे छोटे टर्म्स में लिखा भी होता है, ठीक है, लेकिन इतना छोटा होता है कि आम इंसानों से पढ़ नहीं सकता। तो एक्स शोरूम प्राइस ये होता है कि जब गाड़ी शोरूम में खड़ी है तो उस वक्त उसकी कीमत क्या है, उसे कहते हैं एक्स शोरूम प्राइस। तो जब आप गाड़ी को खरीदते हैं ना, तो एक्स शोरूम प्राइस के साथ आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का पैसा देना पड़ता है, इसके साथ ही आपको इंश्योरेंस का पैसा देना पड़ता है, इसके साथ ही अदर फीस का भी पैसा आपकी जेब से जाता है। तो टोटल जो कॉस्टिंग आती है ऑन रोड वो एक्स शोरूम प्राइस से 1.5 लाख रुपए तक ज्यादा हो सकती है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। फर्ज करें कि आपको एक गाड़ी पसंद आई, उस गाड़ी की जो कीमत है 7.96 लाख है, एक्स शोरूम प्राइस। अब इसके ऊपर भाई आपने रजिस्ट्रेशन कराया जिसका आपने 75,211 रुपए दिया। इसके साथ ही आपको इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा भाई गाड़ी का, जिसके लिए आपको 35,401 रुपया देना पड़ा। इसके साथ ही अदर फीस जैसे मैंने आपको बताई वो रही 500 रुपए। तो आपको जो ऑन रोड गाड़ी का जो प्राइस पड़ा वो आपको पड़ा 9,06,000 के अराउंड। यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि भाई जो हम लोन लेने जा रहे हैं गाड़ी का, वो हमें एक्स शोरूम के प्राइस पे मिलेगा यानी कि 7.96 लाख से मिलेगा, या जो हमें एक्चुअल कॉस्टिंग ऑन रोड पड़ रही है उस पर मिलेगा। और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा लोन भाई हमें? देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, बैंक्स क्या करते थे, वो आपको एक्स शोरूम प्राइस पर 90% का अमाउंट ऑफर किया करते थे। मतलब 7.96 लाख जो एक्स शोरूम प्राइस था गाड़ी का, एग्जाम्पल में मैंने आपको जो बताया, उसका 90% बैंक कहता था हम आपको दे देंगे गाड़ी का लोन। ठीक है, लेकिन बाकी का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, अदर फीस, ये सब आपको जेब से देना पड़ता था, प्लस 10% अपफ्रंट देना पड़ता था आपको बैंक को। तो अब तक तो ये सीन चल रहा था, लेकिन अब ये सीन चेंज हो चुका है। अब सीन क्या है? सीन ये है
कि अब जितनी भी ऑन रोड कॉस्टिंग आ रही गाड़ी की, जैसे कि मैंने आपको बताया 9,06,000 रुपए, तो उसका आपको 90% बैंक कार लोन के तौर पर ऑफर कर देता है। तो ये जो अमाउंट है 8,15,400 रुपए का अमाउंट आपको बैंक ने दे दिया, SBI ने दे दिया। बाकी का जितना भी 10% है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। कितना बैठेगा? ये बैठेगा अराउंड 90,000 के आसपास, ठीक है, 90,400 टू बी प्रिसाइज। ये आपको अपफ्रंट बैंक को देना पड़ेगा एडवांस में, तब आपको 90% का गाड़ी का लोन मिल जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा। जो गाड़ियां होती है ना वो डेप्रिशिएटिंग एसेट होता है। इसका मतलब ये है कि वो उनकी जो वैल्यू है हर एक गुजरते साल के साथ कम होती है। इनफैक्ट आप सुन के शॉक भी हो जाएंगे कि 5 से 10% वैल्यू गाड़ी की तभी गिर जाती है जब वो शोरूम से निकलती है। जैसे कि फर्ज करो हमने एग्जाम्पल में बात करी, मैंने गाड़ी ली 9,06,000 रुपए देकर, जिसका मैंने 90% लोन करवा लिया गाड़ी का लोन, और बाकी का मैंने अपफ्रंट दिया बैंक को। नाउ सिर्फ यही नहीं यहाँ पर कॉस्टिंग रुकेगी, इस गाड़ी को 1 साल तक रखने की जो कॉस्टिंग है वो अलग से है। वो मैं आपको समझाता हूँ। भैया आपने गाड़ी तो ले ली, अब उसे चलाने के लिए क्या लगेगा? पेट्रोल कितना रुपए लीटर चल रहा है? 100 रुपए लीटर चल रहा है। आने वाले टाइम में क्या ये बढ़ेगा? हाँ जी बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ईवी जो नया चीज आई है, ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, वो इतनी ज्यादा कारगर नहीं है इंडिया में। इसी वजह से जो मर्सिडीज जैसी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने इंजन पे काम कर रही है, इंजन को और एफिशिएंट बनाने पे काम कर रही है, ना कि ईवी में काम कर रही है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने पेट्रोल के दाम को नहीं बढ़ाया। लेट्स जस्ट से कि पेट्रोल के दाम अगले आने वाले साल तक 100 रुपए पर लीटर ही रहते हैं, और 1 साल में मिनिमम आप गाड़ी 20,000 किलोमीटर तो चलाओगी, तो 1 लाख का पेट्रोल का खर्चा तो आपका वैसे ही बन गया। इसके बाद 35,000 रुपए के आसपास आपको प्रीमियम भरना पड़ता है इंश्योरेंस का, वो अलग खर्चा। इसके साथ आप गाड़ी को सर्विस पे भी लेके जाओगे तो गाड़ी की वियर एंड टीयर और सर्विस का जो खर्चा है वो 15,000 के आसपास बैठता है। तो देखा जाए गाड़ी को 1 साल अपने पास रखने की जो कॉस्टिंग पड़ रही है वो पड़ रही है आपको 1.5 लाख के करीब, और ऊपर से गाड़ी की जो एक्चुअल वैल्यू पे आपने गाड़ी ली थी 9,06,000 की, उसकी वैल्यू घट रही है। तो इसी वजह से ये डेप्रिशिएटिंग एसेट की कैटेगरी में आता है। मतलब ये खर्चा भी कराता है एसेट, और इसकी जो वैल्यू है एसेट की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नीचे जाती है। अब बात कर लेते हैं कि भाई चलो आपने मन बना ही लिया है गाड़ी को लेने का, तो SBI कार लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? भाई यहाँ पर एलिजिबल होने के लिए आपको जो एज फैक्टर है आपका 21 साल मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम 70 साल के आप होने चाहिए। इसके साथ ही अगर आप सैलरीड हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पर आपकी जो मिनिमम साल की जो तनख्वाह है वो 3 लाख तक होनी चाहिए। इससे ऊपर हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आपका बिजनेस है तो यहाँ पर आपको जो ITR है 2 साल का देना पड़ता है, मिनिमम 3 लाख पर एनम का। इसके साथ ही जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े रहते हैं ना, उनको ITR सबमिट करने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन उनकी जो एनुअल इनकम है ना वो 4 लाख तक होनी चाहिए, ये जरूरी है। अब बात करते हैं लोन टेन्योर की। भाई SBI कहता है कि आपको मिनिमम जो हम लोन दे सकते हैं गाड़ी का वो 1 साल तक के लिए दे सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ये 7 साल तक आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन होना लाजमी है। कई सारे लोग क्या काम करते हैं, वो 1 साल का टेन्योर चूज करते हैं। अब वो 1 साल का टेन्योर चूज करने पर पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी EMI तो टाइम पे भरते रहते हैं, लेकिन 5वीं, 6ठी या 7वीं EMI तक आते आते ना यार वो सोचते हैं कि क्यों ना हम लमसम कर दे, सारा अमाउंट एक बार में जमा कर दे, सरदर हटे। तो यहाँ पर आप ये चीज नहीं कर सकते, ना आपको साफ बताओ, क्योंकि बैंक को भी मुनाफा कमाना है। यहाँ पर आपके ऊपर लगता है फोरक्लोजर रूल, मतलब बैंक को ये अधिकार है कि आप 1 साल का अगर आपने टाइम पीरियड चुना है तो आपको पूरे 12 महीने कंप्लीट करने पड़ेंगे। 12 महीने से पहले आप अपने लोन को चुका नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि पहली EMI दी, दूसरी EMI दी, तीसरी EMI दी, चौथी EMI में मैंने सारा लमसम एक बार में निपटा दिया, क्योंकि ऐसे करने पर बैंक को तो घाटा ही हो रहा है ना। बैंक तो इंटरेस्ट से कमाता है सबसे ज्यादा पैसे। आप एक बार में लमसम में चुका दोगे तो कहाँ से कमाएगा बेचारा, गरीब हो जाएगा बैंक। इस वजह से ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। भाई SBI का जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग वेरी करता है गाड़ियों के ऊपर। जैसे भाई जितनी बड़ी गाड़ी होगी, जितना वजन की गाड़ी होगी, उसके हिसाब से SBI अपने इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करता रहता है। यहाँ पे इन जनरल में बताया तो SBI का गाड़ी का जो पेट्रोल और डीजल गाड़ी का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या रहता है, अभी फिलहाल 8.95% से लेकर आपको 9.90% तक देना रहता है। अगर हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करें तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है भाई, 8.85% से लेकर ये 9.95% तक रहता है। और अगर हम सबसे वाहियात लोन की बात करें जो कि रहता है 2 व्हीलर लोन, उस पर SBI आपसे चार्ज करता है 13.10% से लेकर 14.60% तक। अब ये जो लोन का इंटरेस्ट मैंने आपको बताया वो सिविल स्कोर पर भी डिपेंड करता है। अगर अच्छा होगा आपका सिविल स्कोर तो आपको कम इंटरेस्ट पर भी गाड़ी का लोन मिल जाएगा, और खराब होगा तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। इसके साथ ही आपको SBI को कुछ और एक्स्ट्रा फीसें भी देनी पड़ती हैं। क्या रहती हैं वो, यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस 750 रुपए की देनी पड़ती है अगर आपका गाड़ी का जो लोन है वो 5 लाख तक का है।
5 लाख से 10 लाख तक का है तो 1250 रुपए आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, या उससे ज्यादा का है यानी कि 10 लाख से ज्यादा का है तो 1500 रुपए आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है SBI को। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करें तो ये आधी हो जाती है, मतलब हर एक फीस आधी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप ईवी ऑप्शन चुनते हैं अपने लिए यानी कि ईवी गाड़ी खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स में भी रिबेट मिल जाती है 1.5 लाख रुपए तक की अंडर सेक्शन 80 EEB। लेकिन ये प्रिंसिपल अमाउंट के रिपेमेंट पे नहीं मिलती, ये इंटरेस्ट के अमाउंट के रिपेमेंट पे मिलती है। एग्जांपल से समझाता हूँ। अब फर्ज करो कि आप 10,000 रुपए महीने की किस्त कटाते हैं गाड़ी की, ठीक है। यहाँ पर आप 6,000 रुपए इंटरेस्ट के भर रहे हैं और 4,000 रुपए जो इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट है उसके भर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट 12 महीने का बैठा है वो बैठेगा 72,000 रुपए। भाई 6,000 रुपए महीना भर रहे हो तो 12 महीने का कितना बैठा, 72,000 रुपए। तो 72,000 रुपए की आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80 EEB। मतलब आप सरकार को कह सकते हैं कि हमारी गाड़ी इलेक्ट्रिक है और हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी पर लोन ले रखा है और ये इंटरेस्ट हम भर रहे हैं सालाना, तो हम इसका रिबेट ले रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें ना तो सैलरीड लोग के लिए आपको फॉर्म 16 लगता है। आप अपने एम्प्लॉयर को बोलेगा वो आपको फॉर्म 16 ला के दे देगा। इसके साथ ही आपको जो है लेटेस्ट सैलरी स्लिप जमा करानी पड़ती है और इसके साथ ही प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना पड़ता है जिसके तहत पे आप आधार कार्ड वगैरह भी दे सकते हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको 2 साल का ITR देना पड़ता है और साथ ही PNL शीट या बैलेंस शीट आपको देनी पड़ती है बैंक को। एक चीज और रह गई है वो बता देता हूँ। हमेशा जब भी कोई भी लोन लो, चाहे गाड़ी का लोन लो चाहे होम लोन लो, ट्राई टू गो फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब ज्यादा लंबा टाइम इंटरवल में लोन मत लो। क्यों कह रहा हूँ मैं ये, क्योंकि इससे आपका ही फायदा होगा। जो लेंडर होगा यानी कि जो बैंक होगा वो चाहेगा कि आप ज्यादा लंबे टाइम के लिए लोन लें। वो क्यों चाहेगा, क्योंकि जितना लंबा आपका टाइम इंटरवल होगा इंटरेस्ट से उसके ज्यादा पैसे बनेंगे। जितना कम ये टाइम इंटरवल होगा इंटरेस्ट कम रहेगा और फास्टर आप अपने लोन को चुका सकेंगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी तरह का आपको लोन लेना हो आपको जाना है शॉर्टर ड्यूरेशन। इन केस ऑफ कार लोन आप 2 से 4 साल या 5 साल तक जा सकते हैं। 7 साल तक जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वरना आप ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट भी देंगे और बैंक के और मजे आते रहेंगे। आई होप यार हर चीज मैंने क्लियर कर दी हो SBI की कार लोन के रिगार्डिंग। लेकिन फिर भी मन में कोई सवाल या शंका रह गई तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। वीडियो पसंद आई हो तो यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, एटलीस्ट गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि यहाँ पर हम फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाते रहते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।